जीएनएम सेकेंड ईयर का मैं अगले टॉपिक मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं केमोथेरेपी के बारे में बात करूंगा। केमोथेरेपी है क्या? केमोथेरेपी यह एक ऐसी इलाज की पद्धति है जिसमें कैंसर सेल के कोशिकाओं को ग्रोथ को रोका जाता है। जो कैंसर सेल की कोशिकाएं होती हैं वो जो अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं, अनियमित ग्रोथ करती हैं, उन कोशिकाओं को रोकने के लिए केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। केमोथेरेपी में ऐसे केमिकल, ऐसे दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे जो कैंसर सेल कोशिकाएं हैं जिसका ग्रोथ अनकंट्रोल होता है वो या तो रुक जाते हैं या तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। और इस पद्धति में जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार का मेडिसिन होता है जिसका हम लोग प्रयोग करके कैंसर सेल के कोशिकाओं को, कैंसर सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रोक देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपको उसमें कौन कौन से दवाई यूज किया जाता है। अल्कलाइटिंग एजेंट, अल्कलाइटिंग एजेंट इसमें क्या होता है? एक क्या करती है, जो हमारे शरीर में डीएनए होता है ये उस पर अटैक करती है। क्योंकि आपको अच्छे से बात मालूम होना चाहिए कि जो डीएनए ही होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करती है, पूरे सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसका मेन काम कौन सा है? करता है डीएनए। डीएनए के द्वारा ही शरीर के जितने भी सेल होते हैं वो डीएनए से कंट्रोल होता है। इसीलिए अल्कलाइटिंग एजेंट क्या करता है? ये डीएनए पर पहले एक्शन करता है, डीएनए पर एक्शन करता है और डीएनए पर एक्शन करके जो हमारे सेल में जो कैंसर सेल होते हैं उसको मार देता है, उसको किल कर देता है, उसको रोक देता है ग्रोथ होने से। उसके बाद होता है एंटी मेटाबॉलिज्म, एंटी मेटाबॉलाइट्स ड्रग। एंटी मेटाबॉलाइट्स ये क्या करते हैं? एक कैंसर की कोशिकाओं को, जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि अब एक चीज़ अच्छे से मालूम होना चाहिए, जो कैंसर की जो कोई भी कोशिकाएं होती हैं वो ग्रोथ करती है तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब कोई भी कोशिकाएं होती हैं जब वो ग्रोथ करती हैं तो उसके लिए क्या करती हैं? वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब वो प्रोटीन लेगी तभी वो ग्रोथ कर सकती हैं। लेकिन ये एंटी मेटाबॉलाइट्स जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिससे वो कोशिकाएं जो होती, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उस प्रोटीन को जब लेती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है और धीरे धीरे वो कोशिकाएं क्या कर जाती है? डेथ कर जाती हैं। क्योंकि उनको प्रोटीन मिलता ही नहीं है। जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को वो प्रोटीन नहीं मिलता है, जिसके चलते उस कोशिकाओं को क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद प्लांट अल्कलॉइड, प्लांट अल्कलॉइड्स, प्लांट अल्कलॉइड्स में होती है, एक क्या करती है? कैंसर कोशिकाओं के विभाजन और ग्रोथ को क्या करती है? रोक देती है। जो कैंसर कोशिकाएं जो होती है, जिसका विभाजन होता है, जो उसका ग्रोथ होता है, उसको सीधा क्या करती हैं? प्लांट अल्कलॉइड्स उसको सीधा उसको रोक देती है, उसके विकास को बंद कर देती है। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स एक ऐसी ये भी दवा यूज किया जाता है। ये क्या करती है? एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ये क्या करता है कि डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है। मैंने पहले ही बताया कि डीएनए का ही मेन रोल इसमें होता है, इसलिए वो पहले जाकर डीएनए से क्या करती है? जुड़ जाती है और जो आरएनए का सिंथेसिस, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उसको सीधा क्या करते हैं? रोक देता है।
ताकि कैंसर कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं हो सके। जो कैंसर कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वहीं पर क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि जो डीएनए से जुड़ता है, डीएनए से जुड़ने के बाद जो आरएनए का निर्माण करती है, आरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से ही सेल्स बढ़ते हैं, तो वहीं पर वो आरएनए को रोक देता है। जब आरएनए को जब वो रोक देता है तो नया प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। जब नया प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है तो नया कैंसर सेल का भी निर्माण नहीं होता है, इसलिए वहीं पर उसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के दवाइयों का यूज करते हैं। जैसे अल्कलाइटिंग एजेंट, अल्कलाइटिंग एजेंट के हम लोग बारे में बात किए, तो अल्कलाइटिंग एजेंट में कौन कौन से दवाई यूज करते हैं हम लोग ये बुक में दिया है। इसको थोड़ा सा आप लोग को 2-4 मेडिसिन का नाम याद कर लेना है। जैसे बुसल्फान, सिस्प्लेटिन, ये 2 याद कर लीजिएगा आप लोग अल्कलाइटिंग एजेंट के लिए। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स के लिए 5-फ्लोरोयूरेसिल और हाइड्रोक्यूसिएरिया। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में याद कर लीजिएगा आप लोग म्यूटोमाइसिन और ब्लियोमाइसिन। पेड़ पौधा का जो अल्कलॉइड होता है उसमें भीमब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। उसके बाद बहुत से स्टेरॉइड का यूज भी करते हैं हम लोग उसको रोकने के लिए, जैसे प्रेडनिसोल हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेमोक्सिफिन हो गया, मेजोस्टेरल एसीटेट हो गया। इस टाइप की बहुत सी ऐसी दवाई होती है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इन दवाओं में कुछ दवाओं का नाम याद रख लेना है ताकि पेपर में लिखा जा सके, ठीक है। उसके बाद आप किस किस रूट से उस दवाई का प्रयोग करते हैं। किस किस रूट से दवाइयों का आप प्रयोग करते हैं। एक हम लोग आईवी रूट से देते हैं, मतलब इंट्रावेनस रूट से देते हैं। कैंसर की जो दवाई है इंट्रावेनस रूट से भी दिया जाता है ताकि पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। जो दवाएं हैं दूसरा ओरल रूट से भी देते हैं हम लोग, आईएम रूट से भी देते हैं, मतलब मांसपेशियों में भी देते हैं। उसके बाद हाथ में भी दे सकते हैं, पैर में भी दे सकते हैं, पेट में भी दे सकते हैं। मतलब जहाँ पर कैंसर होता है, जहाँ पर कैंसर होता है उसके आकार, उसके स्थिति, उसके पोजीशन कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से दवाओं का एप्लीकेशन किया जाता है। और दवाएं कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी कारगर है, किस रूट से देने लायक है, उस रूट से। जैसे कोई दवाई होती है जो आईवी दिया जा सकता है, उसको ओरल नहीं लिया जा सकता है, तो आईवी देते हैं। और आईवी में दवाई देने से फ़ायदा होता है तो वो क्या करता है कि बहुत फास्टली काम करता है। कुछ दवाई होती है जो ओरली ले सकते हैं, कुछ दवाई जो आईएम मास में ही दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर ही दिया जा सकता है, कुछ है जिसको पेट में दिया जा सकता है। मतलब जहाँ जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से हम लोग दवाई का एप्लीकेशन करते हैं। कैंसर की दवा कैसे प्रयोग किया जाएगा वो कैंसर के प्रकार पर डिपेंड करेगा। कैंसर किस प्रकार का है, किस आकार का है, रोगी का उम्र क्या है, किस अंग में कैंसर है, कितना फैला हुआ है, उस सब बेसिस के आधार पर कैंसर की जो दवाएं हैं दी जाती हैं। उसके बाद कैंसर की दवाएं डायरेक्ट आप धमनी में भी दे सकते हैं। कैंसर की दवाएं को आप डायरेक्ट धमनी में भी दे सकते हैं, क्योंकि धमनी जो होता है वो सीधा वहाँ हृदय से उसका सीधा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। तो आप सीधे धमनी में दीजिएगा तो वहाँ से क्या होगा, पूरा दवाई का सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैल जाएगा। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ पर वो एक्शन करेगा। उसके बाद आप त्वचा पर भी ऊपर से भी दे सकते हैं। कैंसर दवाई देने से क्या पेशेंट को फ़ायदा होता है। कैंसर की दवा देने से पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर की सेल होती है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। दूसरा, कैंसर की जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, उसको एकदम सिकुड़ देता है, जिसको सर्जरी के द्वारा आप आसानी से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और कैंसर के
जो विकास होता है उसको वहीं पर स्थगित कर देती हैं। कैंसर की दवाई लेने से आपके शरीर पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आपके शरीर में गंजापन मतलब कि बाल झड़ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती है, एनीमिया की शिकायत हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो सकता है। ये सब शिकायत कैंसर की दवाई लेने पर प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इन सब चीज़ों को ट्रीटमेंट के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को इस टाइप की समस्या होती है तो पेशेंट को समझाना चाहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दवाई चल रही है, तब तक से आपके शरीर पर ऐसा कोई प्रभाव रहेगा। थैंक यू।